हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर का ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि गवर्नर की बेसिकली पावर्स क्या क्या होती हैं, कैसे गवर्नर अपना ऑफिस एज्यूम करता है, कैसे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गवर्नर पार्ट नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले पावर्स ऑफ गवर्नर में 4 तरह की पावर डिस्कस करेंगे। पहली है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर एंड फोर्थ वन इज जुडिशियल पावर। हमारे पास ये 4 तरह की पावर्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्या दिख रहा है, एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक, वो किसके नाम में होगा, गवर्नर के नाम में होगा। ठीक है, तो किसके नाम में लिया जाएगा, गवर्नर के नाम में लिया जाएगा। और वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय हिम, ये हम सबको पता ही है। तो चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करे। कहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है। इन 4 राज्यों में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को भी नॉमिनेट करना पड़ता है। किसको, गवर्नर को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। तो कंप्लीट एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। और लास्ट वन, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर आपको इंडिया में याद हो, यूनियन में याद हो, तो हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा था आर्टिकल नंबर 76 में। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर अंडर आर्टिकल नंबर 165, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं ये यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करता है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, ये यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। बस जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और जो मेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आप किसके इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो कराता है आपके यूनियन के और स्टेट के। और आपसे पूछा जाए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसके कराता है, तो पंचायत के कराता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, उसके बाद आता है कि किस किस को अपॉइंट करता है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, और उसको रिमूव कौन करता है अगर पूछा जाए। अगर इन मेंबर्स को अपॉइंट तो ये करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको रिमूव प्रेसिडेंट करता है। कौन रिमूव करता है इनके मेंबर्स को, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रहेगा। और ये किसे अपॉइंट करता है, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और चांसलर ये खुद होता है। ही सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी ये कब डिक्लेयर होती है, जब ये प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि स्टेट में अब चीज़ें सही नहीं है, यहाँ पे आप स्टेट इमरजेंसी लगा दो, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दो, या प्रेसिडेंट रूल लगा दो, एक ही बात है। और यहाँ पे गवर्नर एंजॉय एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ठीक है, गवर्नर सारी पावर एंजॉय करता ही है। यहाँ तक समझ में आया एग्जीक्यूटिव पावर में। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की पावर, ये इसके हाथ में होता है टू प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, समन एंड प्रोरोग। ठीक है, शुरू करना और ख़त्म करना इसके हाथ में होता है। और ये पहले सेशन को एड्रेस करता है, जो भी जैसे गवर्नमेंट नहीं बनी तो पहले सेशन को एड्रेस करता है। अगर कोई बिल पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेचर में, गवर्नर मे नॉट सेंड ए बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग द सेम। ठीक, इफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज एब्सेंट, अगर स्पीकर एब्सेंट है एंड सेम इज डेप्यूटी स्पीकर, देन गवर्नर अपॉइंट ए पर्सन टू प्रिसाइड ओवर द सेशन। अगर गवर्नर स्पीकर भी एब्सेंट है, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो भैया कोई भी पर्सन आएगा जो इस सेशन को प्रिसाइड करेगा, उसे भी गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, एज प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, 12,
और लोकसभा में कितने, 2। ऐसे ही गवर्नर क्या करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन जब होता है तो उसमें गवर्नर अपॉइंट करता है 1/6 मेंबर। ठीक है, कहाँ से, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, सोशल सर्विस से, कोऑपरेटिव मूवमेंट से। तो याद रखना है गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 अपना रिप्रेजेंटेशन देता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर नॉमिनेट करता है फ्रॉम दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखो अभी आगे आपको दिख जाएगी ये चीज़, देखो लिखा है एज प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 मेंबर इन दी लोकसभा। जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 2 मेंबर लोकसभा में, तो गवर्नर नॉमिनेट करता है सिर्फ 1 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो 1 मेंबर को नॉमिनेट करता है कौन, गवर्नर, इन दी फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ही कैन कंसेंट इलेक्शन कमीशन फ्रॉम द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू द बिल इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वो अपनी एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रख सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गवर्नर किस कंडीशन में प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रखेगा। तो जब प्रोविजन ऐसे आ गए जो कि अल्ट्रा वायरीज है, अल्ट्रा वायरीज मतलब संविधान के खिलाफ, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्री, अब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो भैया जब कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी तो वो उस बिल को रोक देता है। जब प्रोविजन मेंशन्ड होते हैं बिल में और अपोजिट होते हैं टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो भी ये इसको रोकता है। ठीक है, या बिल लार्ज इंटरेस्ट कंट्री का जो है उसको हिंडर कर रहा है या उसको प्रोहिबिट कर रहा है, तो भी रोकता है। या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो भी रोकता है। या कोई ऐसी चीज़ जो आर्टिकल 31A से रिलेटेड है, तो भी वो रोकता है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें गवर्नर बिल को रिजर्व करता है फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन, कि भैया ये 5 कंडीशन लग गई हैं, अब हम प्रेसिडेंट कंसीडरेशन के लिए बिल को रोक रहे हैं। ठीक, समझ में आया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। अगला क्वेश्चन फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, एन ऑर्डिनेंस इशू करता है ये अंडर आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में ये ऑर्डिनेंस इशू करता है, टेम्पररी ऑर्डर इशू करता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल सेशन में नहीं होती है, सेम एज द केस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसा प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में करता है, ये आर्टिकल 213 में करता है, बस इतना ही है। और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और CAG की रिपोर्ट, इन तीनों को ये स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करता है। द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर लेड बाय हिम, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और CAG। याद रखना है, देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑड वन आउट में आ जाएगा। कौन कौन सी रिपोर्ट ये प्रेजेंट करता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और CAG का तो याद रख ही लो कि CAG में गवर्नर और प्रेसिडेंट की रिपोर्ट तो प्रेसिडेंट ही पेश करता है। उधर UPSC था, इधर SPSC है, उधर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, इधर स्टेट फाइनेंस कमीशन है। बस ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में अगर आप देखोगे तो ही लुक ओवर द स्टेट बजट, हिज रिकमेंडेशन इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर द, देखो मनी बिल का इंट्रोडक्शन उसके बिना होता ही नहीं है, उसके लिए पहले इसकी परमिशन चाहिए होगी। ही रिकमेंड फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज अंडर हिम एंड ही मेक एडवांसेज आउट दैट टू मीट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये पैसा इससे निकाल सकता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन को यही कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल पे। ठीक है, याद रहेगा ये। और एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ ये आ जाता है कि जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161, 72 में है जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे 161 में जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। और उसमें भैया एक ही चीज़ है कि ये सारे कंसेप्ट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगा आप प्रेसिडेंट वाली वीडियो देखना, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ये पूरे सारे टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर बस इसमें ये होता है कि जो गवर्नर होता है ना, ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें यह है, प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर फाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है, ये हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, तो हम गवर्नर को भी कंसीडर किया जाता है। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट गवर्नर, अब अगर डीजे का अपॉइंट करना है, डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करना है, तो गवर्नर सिर्फ किससे पूछेगा,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया, डीजे का अपॉइंटमेंट, इस पर लोग कम ध्यान देते हैं। डीजे का अपॉइंटमेंट हम लिख देते हैं प्रेसिडेंट ना, गवर्नर इसमें राय लेता है हाई कोर्ट से बस। गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डीजे इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। गवर्नर मेक अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डीजे, ठीक है। और अगर कोई डीजे के अलावा और भी किसी को लेके आना है तो भैया एक क्वेश्चन बहुत आता है, तो उसे स्टेट पब्लिक सर्विस, एक मिनट, उसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी पूछना पड़ेगा। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसे इन सब से भी पूछना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डीजे का अपॉइंटमेंट हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ गवर्नर किससे डिस्कस करेगा, हाई कोर्ट के जज से। लेकिन अगर और कोई जुडिशियल सर्विस में अपॉइंटमेंट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन से भी पूछेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने सारी पावर्स थी गवर्नर की, इंपॉर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट हैं पेपर में जो आते हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।